ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। कार्यक्रम है आपकी आवाज़, और आपकी आवाज़ के इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं बालोतरा के वस्त्र उद्योग की, जिस पर संकट के बादल हैं। एनजीटी के कुछ नए नियमों की वजह से उसके निर्णय के धरातल पर, उसके निर्णय की छाया में इंतजार है इनका कि आखिरकार क्या होगा निर्णय और किस तरह से बाहर निकलेंगे। हमारे साथ एक और साथी जुड़ेंगे, बताएंगे क्या है हालात और कैसे निकले बाहर। बालोतरा में 700 यूनिट है। 700 यूनिट में से व्यापारियों में एकता नहीं है। जब तक एकता और आंदोलन नहीं होगा तब तक, मतलब अभी 70 दिन हो चुके हैं, काम शुरू होने में और भी 1.5 साल लग सकता है। एकता बिल्कुल नहीं है। अगर एकता होती, 700 यूनिट व्यापारी यूनिट है, उसमें से कोई नहीं लगता संभल यहाँ आ रहे हैं। एकता नहीं है। एकता से आंदोलन जब तक नहीं होगा तब तक कोई काम शुरू नहीं हो सकता है। एकता होगी क्योंकि संकट बड़ा है और अब आपने इकट्ठा होना शुरू किया है। आप, मुझे लगता है कि आपकी जो बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं, ये एक अच्छा संकेत है कि आपने अब इस दिक्कत के खिलाफ अपने आप को खड़ा करना शुरू किया। हमारे साथ एक और साथी जुड़ेंगे और हमारे साथ उससे पहले हम बात करेंगे आपके लघु उद्योग व्यापार संघ के अध्यक्ष के साथ में। लीजिए, बताइए। न्यूज़ फ्लैश ने जो ये बीड़ा उठाया है हमारी आवाज़ मुख्यमंत्री तक और उसके ऊपर पहुंचाने के लिए, तो सबसे पहले मैं उनका आभार ज्ञापित करता हूं कि आपने ये जो बालोतरा क्षेत्र में आके और वो भी इंडस्ट्रियल एरिया में आके हमारी तकलीफ को जानने की कोशिश की। मैं एक बार फिर से आपका आभार व्यक्त करता हूं। वास्तव में ये समस्या बहुत ही गंभीर है। जितनी ये गंभीर है उतनी उसमें हमारा विशेष कोई दोष नहीं है, क्योंकि मूलतः जैसे कि गन्नी भाई ने बताया कि जो हमारे मापदंड है वो फॉरेन कंट्री को लेकर बनाए हुए हैं, और उसको लेकर अगर सरकार हमारे ऊपर आरोपित करना चाहती है तो उनको चाहिए कि वो उसके अनुसार हमारे जो भी ट्रीटमेंट प्लांट है उसके लिए हमारा मार्गदर्शन करे। जैसा कि आपकी आवाज़ ने बालोतरा में आकर हर चौपाल के ऊपर जाके इस दर्द को समझा है, उसी तरह जो सरकार में बैठे नुमाइंदे हैं, ब्यूरोक्रेसी है, वो यहाँ आके यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति को समझे कि यहाँ का ग्राउंड वाटर क्या है, यहाँ का व्यापार कैसा है, यहाँ की स्थिति कैसी है। बालोतरा में एकमात्र टेक्सटाइल व्यापार है और यहाँ अपन जो CTB प्लांट लगाते हैं, तो मैं नहीं समझता कि इंडिविजुअल हर आदमी को NOC लेने की जरूरत है। अब वो NOC के अंदर नॉर्म्स ऐसे डाल देते हैं कि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं होगा कि ये पालना अगर हम इनसे करवाएंगे तो ये आखिर जाके हमारे ऊपर ही आ जाएंगे। 2100 TDS का नॉर्म्स, इंडिविजुअल हैजार्डस वेस्ट की NOC का नॉर्म्स, या इंडिविजुअल ये ट्रीटमेंट प्लांट के लिए आप खुद अपनी NOC लो। अब अगर एक NOC के पीछे अपन जाके देखें तो हम उस पर कहीं भी फिट नहीं बैठ रहे हैं। हमने ऊपर तक लघु उद्योग मंडल के मार्फत, लघु उद्योग भारती के मार्फत हमने प्रकाश जी जावड़ेकर से 2-3 बार मुलाकात की कि सर हमारा TDS, जब ग्राउंड वाटर ही 21,000 TDS है, 22,000 TDS है, तो हम 2100 TDS कैसे मेंटेन करेंगे। उन्होंने हमारी बात सुनी, नोटिंग किया कि ये वास्तव सही है, और आखिर जाके हम जब तीसरी मीटिंग प्रकाश जी जावड़ेकर के साथ की तो हमें सफलता मिली और एक टीम गठित की RPCB और CBC के माध्यम से कि हाँ टीम आई और उन्होंने यहाँ से सारे डेटाज कलेक्ट किए। लेकिन तब तक हमारी NGT के माध्यम से ये इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी थी। मैं एक बार फिर सरकार को ये चाहता हूँ कि ये जो भी नियम बने उसको वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बने, ताकि यहाँ की इंडस्ट्रीज को कोई आँच नहीं आए। यहाँ हम लोग बहुत मेहनत करके, और चूंकि हम खुद यहाँ रहते हैं तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हम पर्यावरण के प्रति जागरूक नहीं हो सकेंगे। जो हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ी है, अगर वो इस पर्यावरण को नहीं समझेगी और हम नहीं अगर उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। मैं एक बार फिर इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि सरकार यहाँ खुद आकर, जैसा कि आज हमारी आवाज़ सुन रहे हैं चैनल के माध्यम से, तो यहाँ आके यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को समझे और उसी के अनुसार अगर नॉर्म्स बनाए तो कोई, मेरे हिसाब से कोई दर्द नहीं होगा और आराम से ये इंडस्ट्रीज कई वर्षों तक चलेगी। और सरकार को भी इससे बहुत गुना फायदा है। जो हम सब देख रहे हैं कि हाईएस्ट जो रेवेन्यू है अगर किसी का देखें तो वो बालोतरा इंडस्ट्रीज है। इसके मार्फत पूरे राजस्थान के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हाईएस्ट रेवेन्यू है तो वो बालोतरा है। और चूंकि वास्तव में बालोतरा की आवाज़ नहीं सुनी जा रही थी, उसके कारण से यह 750 इंडस्ट्री बंद है, लेकिन ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा था कि बालोतरा कोई बंद है। मैं आपको एक बार फिर आभार ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ एक और साथी जुड़ेंगे, बताएंगे कि क्या है इसके साथ में जुड़े हुए तथ्य। बालोतरा का जो उद्योग है वो टेक्सटाइल का 100% उद्योग है, और टेक्सटाइल के अंदर जो रॉ मटेरियल होता है मेन, लाइट, पानी, तो
लाइट की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था जो है सरकार को देने का, ये जो बुनियादी सुविधाएं हैं ये सरकार को देनी होती है। हमारे यहाँ जो पानी की जो समस्या है ये वैसे राजस्थान में समस्या है, मगर जब टेक्सटाइल क्लस्टर यहाँ बनाया तो गवर्नमेंट को सब मालूम है कि टेक्सटाइल लगेगी कि तो पानी चाहिए ही चाहिए, बिना पानी के टेक्सटाइल चल ही नहीं सकता। तो इसके लिए मैं ये सरकार से मांग करता हूँ कि ये पानी जब यूज आएगा इंडस्ट्रीज के अंदर तो वो पॉल्यूशन युक्त होगा पानी। इसकी परमानेंट कोई भी व्यवस्था, परमानेंट इसके जो परिणाम आते हैं उसकी निवारण के लिए एक ऐसी कमेटी गठित करे, जो कि मेरे पहले वक्ता भाई ने कहा कि वो कच्छ के अंदर डाला जाए। ऐसी एक कमेटी गठित करे कि जिसका इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन निकले। जब से इंडस्ट्री लगी है तब से इस मैटर को लेके कई बार इंडस्ट्रीज ये बंद हो चुकी है। इसलिए मैं ये मांग करता हूँ सरकार से कि इसके लिए ये कमेटी गठित करे जिसमें ये सारे डिपार्टमेंट हो और इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन निकाले। बिल्कुल सही कहा आपने। और अभी जो बात दोनों साथियों से निकल करके आई वो बात है कि आंकड़ों का जो आकलन हो वो वास्तविकता के धरातल पर हो और न केवल बैठकर एसी चैम्बर्स में राजधानी के अंदर बैठ करके और उसके कुछ मानदंड तय कर दिए जाएं। उसके बजाय ये हो कि वो कमेटी आए, विशेषज्ञों की कोई कमेटी हो और वो वास्तविकता के धरातल पर उसका कोई निर्णय ले, पैरामीटर तय करे। हमारे साथ एक और साथी जुड़ेंगे, बताएं कैसे हैं हालात, क्या है स्थिति? बालोतरा इंडस्ट्रीज जो बंद हुई है वो काफ़ी हद तक मतलब हमारे लोगों की भूल है। हमने इस पे ध्यान नहीं दिया, पहले से ध्यान दिया होता तो ये इंडस्ट्रीज बंद नहीं होती। और इसमें कोई टिफिन लेकर आने वाले लगभग 25% लोग हैं, बाकी जो मजदूर है वो ढाणियों से आते हैं और ढाणियों से यहाँ आकर वो गुजारा चलाते हैं, 8 दिन काम करते हैं, वापस घर जाते हैं। लेकिन आज उनका ये हाल है कि वो नहीं तो दूसरी जगह जा सकते हैं और नहीं कहीं आ सकते हैं। उनका हाल बुरा है, यहाँ के व्यापारियों का हाल बुरा है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि आप इस पे ध्यान दें, नहीं तो बालोतरा में बेरोज़गारी बढ़ सकती है और बेरोज़गारी बढ़ेगी तो आदमी कोई भी काम कर सकता है जो कानूनी अपराध के लिहाज से जुड़ा होता है। और मैं इस माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज बालोतरा के अंदर फ्लैश आवाज़ ने ये आवाज़ उठाई है, बाकी बालोतरा का कोई भी नेता या कोई भी आदमी ने आवाज़ नहीं उठाई। आज तक टीवी न्यूज़ पर ये न्यूज़ नहीं आई है कि बालोतरा में कोई फैक्ट्री बंद है। और आज मतलब इन्होंने ये आवाज़ उठाई है। बहुत अच्छे से आपने समझाया और एक दस्तक जो आने वाला समय दे रहा है उस दस्तक को आपने रखा, समझाया कि जो भी निर्णय हो वो सामाजिक संरचना के दायरे में हो, सामाजिक संरचना ना बिगड़े और आपराधिक आंकड़े ना बढ़े, बेरोजगारी के तले कहीं आपराधिक आंकड़ों का बढ़ाव ना हो। इसलिए ये जरूरी है कि जो भी निर्णय हो वो सामाजिकता के नाते हो। हमारे साथ एक और युवा साथी जुड़ेंगे, बताएंगे क्या कुछ हो रहा है और क्या होना चाहिए। यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो मूछ की लड़ाई हो गई है। ट्रस्टी चेयरमैन बन के रहना चाह रहा है, ये यहाँ की एक प्रॉब्लम है। बिल्कुल, मेरे घर को आग लगी मेरे ही चिराग से और ये आसियाना मेरे अपनों ने जला डाला। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आखिरकार ये जब आप मिलना बैठना शुरू करते हैं, जब आपकी जाजम जुटती है, जब बालोतरा के लोग एक जाजम पर बैठकर तय करते हैं कि इस बालोतरा के विकास के लिए किसकी जरूरत है, कैसी जरूरत है, तब मुझे लगता है कि चिरागों को भी रोशनी देनी पड़ती है बजाय घरों के आग लगाने के। आप हौसला रखिए, आपने बहुत अच्छी बात रखी, लेकिन उसके कहीं न कहीं अंतर्निहित अर्थ कुछ और हैं। हमारे साथ एक और साथी जुड़ेंगे, बताएंगे क्या कुछ होना चाहिए। कपड़े के इंडस्ट्री जैसे अहमदाबाद, सूरत, पाली, जोधपुर कई जगह लगी हुई है। जो सौतेला व्यवहार बालोतरा के साथ जो एनजीटी कर रही है, शायद किसी के साथ नहीं हो रहा है ऐसा। मेरा न्यायाधीश से ये कहना है कि ऐसा सौतेला व्यवहार केवल बालोतरा के लिए नहीं करें। यहाँ सब उद्यमी छोटे छोटे हैं, उनकी सब जिंदगी पूरी खत्म हो जाएगी, उससे पहले उसको बचा दे। स्टेट गवर्नमेंट से ये निवेदन। हमारे साथ एक और साथी जुड़ेंगे, बताएंगे क्या है हालात। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी रोजगार के ऊपर बता रहे थे कि नए रोजगार लागू करने चाहिए, उसके लिए सरकार प्रयास करेगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बालोतरा में जब एकमात्र टेक्सटाइल ही रोजगार जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उससे बाकी सब रोजगार जुड़े हुए हैं, जब वो बंद हो गए हैं तो उसके लिए सरकार को प्रयास करने चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं नए रोजगार पैदा करेंगे। हमें लगता है कि उसके आगे
कहीं छूट गया है, और अगर उसके आगे बेल लगता है तो वो हालात आपके बयान होते। हमारे साथ एक और साथी जुड़ेंगे, बताएंगे क्या कुछ हो सकता है। व्यवहारिक दृष्टि से बता रहा हूँ, अगर अपन सोचेंगे कि आज से 20 साल पहले बालोतरा में क्या इतने हरे भरे पेड़ चारों ओर थे क्या? व्यक्ति जब स्वयं आराम से रोटी खाता है तो उसको पेड़ उगाने की सूझेगी, हरियाली रखने की सूझेगी। भूखा नंगा आदमी पर्यावरण की रक्षा नहीं कर सकता। आज बालोतरा में जितनी फैक्ट्रियां, हर फैक्ट्री के आगे पेड़ लगे हुए हैं। आज यहाँ अपन बैठे, चारों ओर दृष्टि देखिए, आपको हरे भरे पेड़ दिखेंगे। आज से 20 साल पहले ये स्थिति नहीं थी। तो मेरा कहना यह है कि पर्यावरण का जितना हवा उठाया गया है इतना कुछ भी नहीं है। ठीक से गांव के नाम मेरे को याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैं बता सकता हूं कि आज भी राजस्थान में कुछ गांवों में फ्लोराइड युक्त पानी है, जिसके कारण से वहां के नागरिकों को कुबड़ होता है। अधिकांश लोगों को कुबड़ है। वहां राजस्थान सरकार को, कोर्ट को, एनजीटी को, किसी को यह नहीं समझ में आता है कि यहाँ ये जो पानी में फ्लोराइड है इसके लिए अपन क्या समाधान किया जाए। ये मैंने खाली एक विषय बताया। माननीय प्रकाश जी ने जैसे कहा कि ये जो यहाँ का प्रदूषित पानी उसको सीधा कच्छ की खाड़ी में भेज दिया जाना चाहिए, इसका मैं पुरजोर से इसलिए समर्थन करता हूँ कि आज के समय में अपने एनजीटी, ये सीईटीपी को 1,65,00,000 की आय हो रही थी। इससे अगर अपन चाहें तो आराम से बिना किसी सरकारी मदद के भी वहां तक नाला बना सकते थे। समाधान के रूप में एक और तथ्य प्रस्तुत करूंगा। बाड़मेर में गंगा नहर से पानी लाया गया। आज वहां की स्थिति यह है कि वहां के जो अंडरग्राउंड है वहां पानी अपने आप ऊपर आ गया। वहां के अंडरग्राउंड सब परेशानी पैदा कर रहे हैं। तो सरकार क्यों नहीं इसी तरीके से तुरंत फुर्त में आपातकालीन योजना बना करके बालोतरा में एक बहुत बड़ी नहर लाई जाए, जिससे यहाँ का पानी अपने आप जल स्तर ऊपर आ जाएगा। जल स्तर ऊपर आएगा तो यहाँ जो कहते हैं कि टीडीएस बहुत ज्यादा है, उसमें भी कमी आ जाएगी। मेरा कहना यह है कि अपन जब प्रति गांठ के 165 रुपए दे रहे हैं, सरकार चाहे तो यहाँ के उद्योगपति से 330 रुपए ले, लेकिन यहाँ का जो प्रदूषण बिगड़ रहा है या हो रहा है उसकी जिम्मेदारी मूलतः सरकार की, उसके जो नुमाइंदे बैठे हैं, मूलतः मैं कहूंगा कि सरकार का दायित्व बनता है कि यहाँ की समस्या का समाधान कैसा बने। उसमें अगर यहाँ के उद्योगपति सहयोग नहीं करें तो उनका कहना वाजिब है। मूलतः मैं एनजीटी वालों से सीधा सीधा तो नहीं कह सकता, लेकिन कहूंगा पूरे देश भर में इस तरह का सौतेला व्यवहार कहीं नहीं है जहां सीधा सीधा एक साथ झटके से उद्योग बंद किए जाएं। बहुत अच्छे से आपने इसको समझाया, और आपका जो आक्रोश था वो तार्किक आधार पर आपने जिस ढंग से बयान किया वो निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। लेकिन दर्द किस तरह से हो जुबान पे आता है, और वो दर्द बयान हो और उस दर्द को सुना जाए तो उसकी सार्थकता है। आपने अपना दुखड़ा, अपना दर्द बता दिया। अब हुक्मरानों पर है कि वो इसे सुनकर इसके बारे में कुछ सोचे, कुछ हल निकाले, लेकिन जो भी हल हो वो हो दीर्घकालीन, लंबी दूरी के लिए, फिर कुछ महीनों बाद, कुछ दिनों बाद फिर संकट का सामना ना करना पड़े। इसी उम्मीद के साथ कि जल्द ही शुरू होंगे आपके ये रोजगार के साधन और जल्द खुल जाएंगे आपके उद्योगों के ताले, इसी के साथ और श्रमिकों को फिर से मिलेंगे निवाले। कार्यक्रम आपकी आवाज़ और आपकी आवाज़ में अगली मुलाकात किसी और शहर में किसी और मुद्दे पर। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।